हेलो बच्चों, मैं यश सर और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आइए इस फिगर के बारे में जो है पहले कुछ नीचे दिया हुआ है उसको देखते हैं, फिर जो है इस फिगर का ही डिस्क्रिप्शन कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिएगा, आप लिखा हुआ है कि द फिगर 1 में द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, एक विश्वव्यापी स्वप्न किस चीज का? तो लोकतांत्रिक और सामाजिक जो गणराज्यों का जो है एक विश्वव्यापी स्वप्न है। द पैक्ट बिटवीन नेशंस, राष्ट्रों के बीच संधि। अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोर्यू 1848, 1848 ईस्वी में जो है फ्रेडरिक सोर्यू के द्वारा जो है इसको तैयार किया गया है, इसको बनाया गया है। ओके, फिर आइए देखते हैं चैप्टर में डिस्क्रिप्शन इसका। इन 1848 फ्रेडरिक सोर्यू अ फ्रेंच आर्टिस्ट, 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक सोर्यू जो कि फ्रांस के कलाकार हैं, फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, 4 चित्रों की एक श्रृंखला को, एक सीरीज को उन्होंने क्या किया? प्रिपेयर्ड किया, उन्होंने जो है तैयार किया, उन्होंने बनाई। ठीक है। विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम, उन्होंने विजुलाइज किया हिज ड्रीम यानी ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का जो है एक स्वप्न की उन्होंने कल्पना की। किस तरह की? तो मेडअप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, जो कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से मिलकर बना हुआ है। इस तरह का उन्होंने एक सपनों का एक संसार जो है रचने का काम किया। उन्होंने जो है इसको एज ही कॉल्ड देम, जिसको उन्होंने अपने शब्दों में जो है इस चीज को उन्होंने कहा है, इसकी बात हम कर रहे हैं। कह रहे कि द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 ऑफ द सीरीज, जो श्रृंखला का जो प्रथम प्रिंट है, जो श्रृंखला का पहला चित्र है, जिसको फिगर 1 को हम देखे थे ऊपर, अभी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यह यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखा रहा है। मेन एंड वीमेन ऑफ ऑल एजेज एंड सोशल क्लासेज, प्रत्येक उम्र के, सभी उम्र के जो है और सभी सोशल क्लासेज के, हायर क्लासेज हो, लोअर हो या मिडिल क्लासेज के, पुरुष और महिला को दिखाने का काम कर रहा है। मार्चिंग अ लॉन्ग ट्रेन, जो कि एक लंबी कतार में खड़े हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट, एक लंबी कतार में है। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है, वहां से गुजरने वाले लोग क्या कर रहे हैं? उस प्रतिमा को जो है अब वंदना कर रहे हैं, उस प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं। ठीक है। एज यू वुड रिकॉल, आपको याद होगा, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के दौरान जो कलाकार थे, पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया था, है ना, फीमेल फिगर के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता को दिखाया था। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट सी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। आप जो है यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ जो है पहचान सकते हैं द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, जो ज्ञानोदय का जो मशाल है ना, उस मशाल को, जिसको सीबियर्स इन वन हैंड, जिसको उन्होंने एक हाथ में लिया है। एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, और मानव के अधिकारों का जो चार्टर है, जो घोषणा पत्र है, इन द अदर, जो जिसको उन्होंने दूसरे हैंड में लिया है, उसको जो है आप क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। फिगर में देख सकते हैं आप सभी यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये जो है
यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ जो मशाल है ना, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन है, यहाँ पे दिया हुआ है घोषणा पत्र है। और ये क्या है, आपको इस हाथ में जो है आपको दिखाई दे रहा है मशाल, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर जो है आप नीचे देख सकते हैं कि लोग जो है लंबी कतार में खड़े हैं, अलग अलग इनके झंडे हैं, ड्रेस भी अलग अलग हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग वंदना कर रहे हैं, ओके। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में कुछ और दिया हुआ है कि जो ये क्राइस्ट हैं, ईसा मसीह हैं, और उसके बाद से जो है कुछ सेंट हैं, फरिश्ते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, इधर नजरें गड़ा के जो है इधर देख रहे हैं कि कैसा दुनिया का स्वरूप है, लोग किस तरह से अपने आप को लेके चल रहे हैं। अलग अलग बटे हुए लोग जो हैं एकत्रित हो रहे हैं, इस तरह की कल्पना जो है उन्होंने, आर्टिस्ट ने किया है। और नीचे जो है, नीचे ये देखिएगा, ये जो पड़ा हुआ है, ये जो है, जो निरंकुशवादी सोच के लोग हैं, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। और जो है लिबरल सोच जो है वो चीज़ें यहाँ पे आई, इसको दिखाने का उन्होंने काम किया है, ओके। आइए देखते हैं, करे कि ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज, जो प्रतिमा है ना, प्रतिमा के सामने पृथ्वी पर, ऑन द अर्थ जमीन पर, लाई द सैटर्ड रिमेन्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। जो निरंकुशवादी, जो निरंकुश संस्थाएं हैं, उनके जो सैटर्ड रिमेन्स है, जो ध्वस्त अवशेष हैं, वो उस पर पड़े हुए हैं, जमीन पे प्रतिमा के सामने क्या है, पड़े हुए हैं। तो ये ऑब्सोल्यूटिस्ट क्या है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, अभी देखते हैं इसको। पहले इसको फर्स्टली देख लें, फिर बात करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है ऑब्सोल्यूटिस्ट, निरंकुशवादी क्या होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि लिटरेरी अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल, ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था, डेट हैज नो रिस्ट्रेन ऑन द पावर एक्सरसाइज, जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं हो, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं हो, है ना, उसको कहेंगे निरंकुशवादी कहेंगे। इन हिस्ट्री, इतिहास में, द टर्म रेफर टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्किकल गवर्नमेंट, इतिहास में जो है ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश कहा जाता था। ये जो टर्म उनको दिया जाता था, उन मोनार्किकल गवर्नमेंट को दिया जाता था, राजशाही सरकारों को दिया जाता था। डाइट वाज सेंट्रलाइज, जो कि केंद्रीकृत थे, मिलिटराइज्ड, जो कि सैन्य बल पर आधारित थे, एंड रिप्रेसिव, और जो दमनकारी थे। उस तरह के जो है राजशाही सरकारों को निरंकुश कहा जाता था इतिहास में, है ना। और अभी निरंकुश किसको क्या कहा गया है कि जिसकी सत्ता है, जिस सत्ता पर किसी प्रकार का कोई जो है रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई अंकुश ना हो, उसको निरंकुश कहते हैं, निरंकुशवादी उसको कहा जाता है, ओके। एक और यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसके बारे में नीचे मिलेगा, यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब होता है कल्पनादर्श, अ विजन ऑफ सोसाइटी, समाज का जो है कल्पनादर्श के बारे में, एक ऐसे समाज का विजन, एक ऐसे सोसाइटी का विजन, दैट इज सो आइडियल, जो कि बहुत काल्पनिक हो, सो आइडियल, जो कि बहुत आदर्श हो, है ना। दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एक्सिस्टेंस, जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उस तरह के सोसाइटी के कल्पना को जो है कल्पनादर्श कहते हैं, यूटोपियन कहा जाता है। यू कैन सी, ओके। आइए फिर आ जाते हैं अपने जगह पे जहाँ पे हम लोग थे। तो यहाँ पे जो भी निरंकुशवादी इंस्टीट्यूशंस थे, उसके जो ध्वस्त अवशेष हैं वो क्या है, तो प्रतिमा के सामने जमीन पर जो है पड़े हुए हैं। कह रहा है फिर, इन सॉरियस यूटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। जो सॉरियू का यूटोपियन विजन है, कल्पना आदर्श है, उसमें द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो लोग हैं ना, आर ग्रुप्ड, समूह में है, एज डिस्टिंक्ट नेशन, यानी दुनिया के जो लोग हैं अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, ओके। Okay? 2.
आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्ट्यूम्स, जिनको जो है, जिनकी पहचान उनके जो फ्लैग हैं, जो उनके झंडे हैं और उनके जो नेशनल कस्ट्यूम्स है, जो उनके राष्ट्रीय पोशाक हैं, उससे उनको पहचाना जा सकता है कि लोग जो है अलग अलग राष्ट्रों में बटे हुए हैं, अलग अलग समूह में बटे हुए हैं। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी उससे कहीं आगे, यानी प्रतिमा जो स्वतंत्रता की मूर्ति है उससे आगे लीडिंग द प्रोसेशन, इस जुलूस का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कौन है? आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड और यानी स्विट्जरलैंड है और यूनाइटेड स्टेट है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं और जो स्वतंत्र लिबर्टी ऑफ स्टैचू है, स्वतंत्रता की जो मूर्ति है, उससे कहीं आगे हैं, है ना। विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, जो कि इस समय तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। जब वो कल्पना कर रहे थे तो ऑलरेडी वो क्या थे? राष्ट्र राज्य बन चुके थे। ठीक है, फिर कह रहा है कि फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर, फ्रांस को जो है उसके क्रांतिकारी तिरंगे से आप क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो। हैज जस्ट रिच द स्टैचू, जो कि जो है अभी प्रतिमा के पास जो है, जस्ट जो है प्रतिमा के पास क्या हुआ है? पहुंचा है। उस फ्रांस को जो है आप उसके रिवोल्यूशनरी जो ट्राइकलर हैं, जो उसके क्रांतिकारी झंडे हैं, उस झंडे से उसको क्या कह सकते हैं? आप पहचान करे। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, फ्रांस को जो है जर्मनी के लोगों के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। यानी फ्रांस के पीछे कौन है? तो जर्मनी के लोग हैं। बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, जो कि ब्लैक यानी काला, लाल और सुनहला जो झंडा है उसको थामे हुए हैं, उसको लिए हुए हैं। ओके, इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोर्यू क्रिएटेड दिस इमेज, दिलचस्प बात यह है कि वह समय, जिस समय सोर्यू ने जो है यह छवि क्रिएट किया था, इस छवि को, इस इमेज को जो उन्होंने बनाया था, द जर्मन पीपल्स डिड नॉट एट एक्सिस्ट एट ए यूनाइटेड नेशन, उस समय जो है जर्मन लोग जो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हिस्सा नहीं बने हुए थे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848, जिस झंडे को जिसको उन्होंने कैरी किया है, जिसको वो लिए हुए हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848, ये एक्सप्रेशन है, इस चीज को दिखा रहा है, बयां कर रहा है कि इसको जो लिबरल होप्स है, उनके अंदर जो उदारवादी उम्मीदें हैं 1848 ईस्वी में, जो उनके अंदर उदारवादी उम्मीदें हैं, उसको जो है अभिव्यक्त करने का काम कर रहा है, उसको एक्सप्रेस करने का काम कर रहा है। ओके, फिर देखते हैं, टू यूनिफाई द न्यूमेरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें जो है अनेक जो जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज हैं, जर्मन भाषी जो रियासतें हैं, उन रियासतों को जो है एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत जो है इनटू अ नेशन स्टेट, एक जो है राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। इसको जो है ये शो कर रहा है, उसको दिखाने का काम कर रहा है। ओके, फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, जर्मन लोगों के बाद जो है ऑस्ट्रिया के लोग हैं। द किंगडम्स ऑफ टू सिलिसीज, दो सिसिलियों की राजशाही है ना। लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, है ना, हंगरी और रसिया के यानी रूस के लोग हैं उनके पीछे। फ्रॉम द हेवेंस एबव, ऊपर स्वर्ग से, क्राइस्ट, सैंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, ईसा मसीह, संत और जो फरिश्ते हैं वो क्या कर रहे हैं? उस दृश्य पर जो है नजरें गड़ाए हुए हैं।
उस दृश्य को गेज कर रहे हैं, नजरें जमाए हुए हैं, देख रहे हैं कि कैसे जो है दुनिया जो है यूनाइट हो रही है, कैसे जो है लोगों के बीच जो है जो राष्ट्रों के जो बाउंड्रीज हैं या कम्युनिटीज के जो बाउंड्री लगे हुए हैं वो खत्म हो रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट, इसको जो है उनका प्रयोग जो है, इन सभी चीज़ों का प्रयोग जो है कलाकार के द्वारा किया गया है ना, चित्रकार ने इनका इस्तेमाल किया है काहे के लिए, टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमोंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनके बीच जो है भाईचारे को दिखाने के लिए, है ना, भाईचारे के प्रतीक के रूप में न, सिंबॉलिक के रूप में, फ्रेटर्निटी अमोंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनके भाईचारे के प्रतीक के रूप में जो है इन चीज़ों का आर्टिस्ट ने क्या किया है, प्रयोग किया है। ओके, फिर आगे है कि दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इशूज विजुलाइज्ड बाय सोरेन इन फिगर 1, इस अध्याय में जो है कई ऐसे कई विषयों पर सवाल उठाए जाएंगे जिसको विजुलाइज जो है, जिसकी कल्पना किसने किया है, सौर्यू ने किया है। चित्र 1 में जो सौर्यू ने जिसकी कल्पना किया है उस पर सवाल उठाए जाएंगे। ओके, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के दौरान, नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स, राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी ताकत के रूप में आया विच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंजेज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, जो कि यूरोप के राजनीतिक और जो मानसिक जो उसकी दुनिया है ना, मानसिक जो जगत है उसमें भारी परिवर्तन लाने का काम किया, स्वीपिंग चेंज लाने का काम किया। कौन? तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। द एंड रिजल्ट ऑफ दिज चेंजेज, इन परिवर्तनों का अंततः परिणाम क्या हुआ, was the emergence of nation state in place of multinational dynastic empires of Europe, इसका अंतत ये हुआ कि इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, राष्ट्र राज का उदय हुआ, किसके जगह पे, तो इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टी, जो बहुराष्ट्रीय वंशीय जो एम्पायर्स थे, साम्राज्य थे, उनके जगह पे, कहाँ पे, यूरोप में जो मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय वंशीय जो एम्पायर्स थे, साम्राज्य थे, उनके जगह पे किसका उद्भव हुआ, तो नेशन स्टेट का उद्भव हुआ। ये इसके रिजल्ट हुए, इसके परिणाम हुए। ओके, द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेज ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज शोइंग कंट्रोल over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe, है ना, इसको थोड़ा से समझ सकते हैं हम लोग। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेज ऑफ अ मॉडर्न स्टेट, जो आधुनिक स्टेट हैं, जो मॉडर्न स्टेट हैं, आधुनिक जो राज्य हैं, उनकी गतिविधियां और जो विचार थे, है ना, जो गतिविधियां और विचार थे मॉडर्न स्टेट के, हैड बीन डेवलपिंग, वो विकसित हो रहे थे, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, यूरोप में जो है एक लंबे समय से जो है आधुनिक विचार की जो गतिविधियां थी, मतलब आधुनिक राज्य की जो गतिविधियां और विचार थे वो क्या थे, विकसित हो रहे थे, है ना। इन विच जिसमें सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, जिसमें क्या था कि जो स्पष्ट रूप से, जो क्लियरली जो डिफाइंड टेरिटरी हैं, स्पष्ट रूप से जो परिभाषित क्षेत्र हैं, उस पे जो है जो सेंट्रलाइज्ड पावर है, जो केंद्रीय शक्ति है, उसकी प्रभुसत्ता थी, है ना, एक केंद्रीय शक्ति की, एक सेंट्रलाइज्ड पावर की वहाँ प्रभुसत्ता थी। इस तरह के जो है ऑलरेडी यूरोप में एक लंबे समय से जो है विचार और गतिविधियां जो है विकसित हो रही थी। ओके, but a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a scene of common identity and shared history or descent। लेकिन हुआ क्या, लेकिन जो है राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासक, but a nation state was one in which the majority of its citizens and not only rulers, सिर्फ नहीं उसके शासक की बात नहीं है, बल्कि राष्ट्र राज्य में जो जनता थी ना,
जो लोग थे, नागरिकों के अंदर भी जो है डेवलप हुआ। अ सीन ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, एक साझा पहचान का दृश्य जो है उनके अंदर डेवलप हुआ। एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, और जो है जो साझा इतिहास या विरासत की भावना जो है उनके अंदर क्या हुई, डेवलप हुई, उनके अंदर विकसित हुई। कि जो है नेशन स्टेट के अंतर्गत क्या जो नेशन स्टेट है उससे क्या होगा कि एक जो साझा पहचान का भाव आएगा और साझा इतिहास या विरासत की भावना आएगी। इसीलिए नेशन स्टेट जो है वो ठीक कॉन्सेप्ट है। ओके, दिस कॉमनेस डिड नॉट एक्सिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। यह जो साझेपन की जो भावना आई है ना, ये जो भावना आई है साझेपन की, यह ऐसा नहीं है कि अनंत काल से थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, है ना। इट वॉज फोर्ड थ्रू स्ट्रगल, यह संघर्षों से आया है। थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल्स, नेताओं और आम लोगों की जो सरगर्मियां हैं, जो एक्शंस हैं, है ना, उससे ये निकल कर आया है, साझेपन की भावना आई है। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस। इस अध्याय में जो है उन जो डाइवर्स प्रोसेस हैं, जो विविध जो प्रक्रियाएं हैं, उस पर जो है प्रकाश डाला गया है। थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग एन 19th सेंचुरी स्टेट, जिनके तहत जो है 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। कौन कौन? 19वीं शताब्दी के यूरोप में जो है कौन कौन आया? तो राष्ट्र राज आया एंड नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जो अस्तित्व में आया। उन विविध प्रक्रियाओं पे क्या किया गया है? उन विविध प्रक्रियाओं पे जो है प्रकाश डालने का काम किया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत। ओके, उसके बाद से आइए इसको देख लेते हैं। ये जो दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है। अर्नेस्ट रेनन, व्हाट इज अ नेशन? अर्नेस्ट रेनन के अनुसार हम जानेंगे कि राष्ट्र क्या है। ओके, इन अ लेक्चर delivered at the University of Sorbonne in 1882, the French philosopher Ernest Renan outlined his understanding of what make a nation. Okay, कह रहे हैं कि द फ्रेंच फिलोसफर, फ्रांस के जो दार्शनिक हैं, क्या नाम था उनका? अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन ने क्या किया कि 1882 ईस्वी में जो सोर्बोन के विश्वविद्यालय में एक उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया, एक उन्होंने व्याख्यान दिया, है ना। और उस व्याख्यान में उन्होंने आउटलाइन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक अ नेशन, कि कौन सी चीज जो है राष्ट्र को बनाती है। उनकी जो अपनी समझ थी, उस समझ को लोगों के सामने उन्होंने क्या किया? प्रस्तुत किया। उस समझ को जो है रखने का काम किया, उसको उन्होंने आउटलाइन किया। ओके, उसके बाद देखते हैं, द लेक्चर वाज सबक्वेंटली पब्लिश्ड एज अ फेमस एसे इनटाइटल्ड क्वेस्ट क्यूइन नेशन। इसका इंग्लिश है व्हाट इज अ नेशन। जो लेक्चर था, जो उन्होंने व्याख्यान दिया, वह सबसिक्वेंटली, बाद में, पब्लिश्ड, उस व्याख्यान को जो है पब्लिश किया गया, उस व्याख्यान को जो है वो छापा गया एज अ फेमस एसे, एक प्रसिद्ध जो है एसे के रूप में, जो है एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में उसको क्या किया गया? पब्लिश करने का काम किया गया, छापा गया। ओके, इन टाइटल्ड, उसका टाइटल क्या रखा गया? उसका टाइटल था, शीर्षक क्या रखा गया? तो क्यू इन नेशन, उसका टाइटल रखा गया व्हाट इज ए नेशन, राष्ट्र क्या है, ये टाइटल रखने का काम किया गया। ओके, फिर आइए देखते हैं, इन दिस एसे रेनन क्रिटिसाइजेज द नोशन सजेस्टेड बाय अदर्स। इस निबंध में
रेनन ने क्या किया था कि इस निबंध में जो अन्य लोगों द्वारा जो प्रस्तावित जो विचार है, जो अदर्स के द्वारा जो सजेस्ट किया हुआ जो विचार है, नोशन है, उसका उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उसका उन्होंने आलोचना किया। तो किस तरह के विचार हैं लोगों के? डैट अ नेशन इज फॉर्म्ड बाय अ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन एंड टेरिटरी। लोगों के जो विचार हैं कि किसी राष्ट्र का जो निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो समान भाषा हो, समान जो है नस्ल के लोग हों, रिलीजन को फॉलो करने, समान रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हों, या समान जो क्षेत्र के लोग हैं, उस समान भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र के आधार पर जो है राष्ट्र का निर्माण होता है। ऐसा जो अन्य लोगों का विचार है उसकी हमेशा क्या किए उन्होंने, मतलब वो क्रिटिसाइज करते थे। इस ऐसे में, हमेशा नहीं, इस ऐसे में जो है, जो ऐसे छपा हुआ था उसमें उन्होंने क्या किया, उसकी आलोचना किया कि उनका ये जो डेफिनेशन है एक नेशन का, वो गलत है, वो सही नहीं है, उचित नहीं है। ओके, फिर कहते हैं अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ इनडेवर्स। एक राष्ट्र जो है लंबे प्रयासों का है ना, लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडेवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशंस। लंबे प्रयासों का, सैक्रिफाइस का, त्याग का, और जो डिवोशन है, निष्ठा का एक कल्मिनेशन है, एक चरम बिंदु है। एक राष्ट्र के बारे में वे अपने विचार को रखते हुए कहते हैं कि एक राष्ट्र जो है एक चरम बिंदु है। किस चीज का? तो लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडेवर्स, लंबे प्रयासों का, त्याग का, और जो डिवोशन है, निष्ठा है, उसका एक चरम बिंदु है। तब जाके जो है एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ओके, आ हीरोइक पास्ट, एक जो शौर्यवीरता से युक्त जो अतीत है, ग्रेट मेन, महान पुरुषों के जो नाम है, महान जो पुरुष हैं, ग्लोरी, और जो गौरव है, डैट इज द सोशल कैपिटल, यह जो है वो सामाजिक पूंजी है, अपॉन विच वन बेसेज अ नेशनल आइडिया, जिस पर जो है एक राष्ट्रीय विचार जो होता है क्या होता है, आधारित होता है, उस पर बेसेज होता है। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, अतीत में समान गौरव का होना। टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जो है एक समान इच्छा का होना। टू हैव परफॉर्म्ड ग्रेट डीड्स टुगेदर, साथ मिलकर महान काम करना। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और आगे जो है ऐसे काम और करने की इच्छा होना। दीज आर द इसेंशियल कंडीशन ऑफ बीइंग अ पीपल, ये जो है इसेंशियल कंडीशन है, ये जरूरी शर्त है एक जन समूह होने का, पीपल होने का। ओके, अ नेशन इज देयरफॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी, अतः जो है एक राष्ट्र क्या है, एक राष्ट्र के बारे में हम कहेंगे कि एक बड़ी और व्यापक एकता है, लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी है राष्ट्र। ओके, इट्स एक्सिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइट, इसका अस्तित्व रोज होने वाला जो है, डेली होने वाला प्लेबिसाइट है, जनमत संग्रह है। अ प्रोविंस इज इट्स इनहैबिटेंट्स, प्रांत उसके निवासी हैं। इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड, यदि किसी को अधिकार है किसी से कंसल्ट करने का, अगर किसी से किसी को सलाह लेने का अधिकार है, इट इज द इनहैबिटेंट्स, तो उसको जो है वह निवासी ही है। यदि किसी को सलाह लेने का अधिकार है तो वह क्या है, निवासी ही। अ नेशन नेवर हैज एनी रियल इंटरेस्ट, एक राष्ट्र का वास्तव में वास्तविक जो दिलचस्पी नहीं होती, किस में, इन एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू अ कंट्री अगेंस्ट इट्स विल, किसी देश को जो है
अपने में विलय कर लेने का या उस पे जो है नियंत्रण जमाए रखने का, उस किसी देश की इच्छा के विरुद्ध जो है उस पे नियंत्रण जमाए रखने में जो है किसी देश की दिलचस्पी जो है वो नहीं होती है। कहने का मतलब है कि किसी देश का विलय करने, है ना, किसी देश का विलय करने या किसी देश पर जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट इट्स विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है उस पे ये जो नियंत्रण स्थापित करना है, कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की जो है वास्तविक दिलचस्पी, जो रियल इंटरेस्ट है, वो नहीं होती है। ओके, द एक्सिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ गुड थिंग। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना जो है एक अच्छी बात है, गुड थिंग है। ओके, अ नेसेसिटी इवन, बल्कि यह एक जरूरत भी है। देयर एक्सिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी, उनका जो होना, उनका जो अस्तित्व में होना जो है स्वतंत्रता की गारंटी है। विच वुड बी लॉस्ट, जो खो सकते हैं वो, इफ द वर्ल्ड हैज ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर, यदि जो है पूरी दुनिया में एक नियम हो और एक ही उसका मालिक हो, तो यह क्या कर सकता है, यह लॉस्ट हो सकता है, यह विलुप्त हो सकता है। यानी पूरी दुनिया में केवल एक कानून बना दिया जाए, ओनली वन लॉ बना दिया जाए और सिर्फ उसका एक मालिक बना दिया जाए, तो जो ये स्वतंत्रता की जो गारंटी है वो गारंटी का लोप हो सकता है, स्वतंत्रता की गारंटी खत्म हो सकती है। आइए नीचे देखते हैं, एक वर्ड है डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, क्या है वो, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं ऊपर, वो है प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह। ओके, अ डायरेक्ट वोट, एक सीधा प्रत्यक्ष जो मतदान होता है, बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन, जिसके जरिए जो है क्षेत्र के जो सभी लोग हैं, आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, जिनसे जो है किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसी को जो है जनमत संग्रह कहा जाता है, उसी को प्लेबिसाइट कहा जाता है। यानी एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए जो है एक क्षेत्र के सभी लोगों से जो है कोई भी प्रपोजल हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, किसी भी प्रपोजल को या तो स्वीकार करने के लिए या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाए, तो उसको जनमत संग्रह के नाम से जाना जाता है। ओके, आइए देखते हैं नीचे जो है डिस्कस दिया हुआ है, नीचे चर्चा करने के लिए दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि समराइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नेशन, है ना, एज रेनन अंडरस्टैंड देम। रेनन की समझ के अनुसार जो है राष्ट्र की जो विशेषताएं हैं, जो राष्ट्र के एट्रीब्यूट्स हैं, उसको क्या करो, उसको संक्षिप्त में लिखो, उसको समराइज करो, उसका विवरण दो। वाई इन हिज व्यू आर नेशंस इंपॉर्टेंट, उनके अनुसार जो है राष्ट्र महत्वपूर्ण क्यों है, इसका भी आप कमेंट जरूर करें, कमेंट में इसको जरूर लिखें। स्टूडेंट्स, आपने जो है इस पार्ट को देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।